नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। और तीसरा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानून हक मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। इस प्रकार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि स्वामी के संपर्क से दासी को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो दासी तथा उनके पुत्र दोनों को ही दासता से मुक्त मिल जाएगी। किंतु यह भी दातव्य है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक के पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इस प्रकार इसमें ये तीनों कथन जो है वो सही है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभिलेख, शासक। नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र शासक के काल में हुआ था। और ऑप्शन बी है हाथी गुफा अभिलेख, या खारवेल के शासक के समय में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था, ना कि पुलकेशिन द्वितीय के। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई जो है वो दयाराम सैनी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। और लोथल की खुदाई जो है वो एस.आर. राव के अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। और सूरकोटदा का जो है वो संबंध जो है वो जेपी जोशी से है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। और धौलावीरा जो है वो गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ की टिले की खोज जो है डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। जबकि इसके उत्खनन का कार्य जो है वो विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर R.S. ब्रिस्ट के मार्गदर्शन में 1990 से 91 में किया गया था। तो जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर R.S. ब्रिस्ट के अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुई थी धौलावीरा की। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां और सूची 2 में आधुनिक नाम। कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम जो वो काबुल है। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और परूसड़ी का आधुनिक नाम जो है वो रावी है। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सदानीरा का आधुनिक नाम जो है वो गंडक है। तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और सतुद्री का आधुनिक नाम जो है वो सतलज है। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? पहला अनेकतावाद, दूसरा सर्वश्रेष्ठवाद, तीसरा शून्यवाद और चौथा है सयादवाद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। अनेकतावाद और शयादवाद जो है वो जैन धर्म से तथा शून्यवाद और सर्वाश्रितवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। मत्स्य की राजधानी जो है वो विराट नगर थी। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ थी। तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और सुरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा थी। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और अस्मक की राजधानी जो है वो पोतन थी। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण। पहला है एरिपति भूमि, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा है तन्यूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम। और तीसरा है घटिका, प्रायः मंदिर के साथ संबद्ध विद्यालय।
उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एरीपति, तैमूर और घटका जो है वो 24 शब्दावलियां हैं। एरीपति उस भूमि को कहा जाता है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। तथा घटिका जो है वो मंदिरों के साथ संबद्ध मठ अथवा विद्यालय को कहा जाता था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और जब बड़े बड़े शहर या गांव अलग कुर्रम बन जाते थे तब उन्हें तन्यूर कहा जाता था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 3 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। पहला है चोल, दूसरा है पाल, तीसरा प्रतिहार और चौथा है राष्ट्रकूट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में वह संघर्ष गुज्जर, प्रतिहार और पाल वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच हुआ। तो इस प्रकार इसमें 2, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दार्शनिक और सूची 2 में दर्शन। रामानुज जो है वो विशिष्टाद्वैत के दर्शन से संबंधित है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और माधवाचार्य जो है वो द्वैत दर्शन से संबंधित है। तो इस प्रकार 3 बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और निम्बार्क जो है वो द्वैताद्वैत से संबंधित है। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैत से संबंधित है, शुद्धाद्वैत से। तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है देवराई की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई और चौथा धर्मत में विजय। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। बनारस के पास सूजा की पराजय जो हो 24 फरवरी 1658 में हुआ था। बनारस के पास सूजा का पराजय। ओके। और धर्मत में विजय जो है वो 15 अप्रैल 1658 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। और सामूगढ़ की लड़ाई जो वो 29 मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। और देवराई की लड़ाई जो वो 14 अप्रैल 1659 में हुआ था। 14 अप्रैल 1659 में। तो इस प्रकार पहले बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी, फिर धर्मत में विजय हुआ था, फिर सामूगढ़ की लड़ाई, फिर उसके बाद देवराई की लड़ाई हुई थी। तो इस प्रकार 2, 4, 3, 1 2, 4, 3, 1। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शासक या अधिकारी और सूची 2 में कबीला। इल्तुतमिश जो है वो शमसी कबीला से संबंधित था। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और बलवन जो है वो इलबरी कबीला से संबंधित था। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। बी का 3 से और ए का 1 से। और जमालुद्दीन याकुत जो है वो हफ्सी कबीला से संबंधित है। सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और मूंग जो है वो मंगोल से संबंधित है। तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंश जो है वो पहले संगम वंश थे, फिर सालू वंश, फिर तुल्लु वंश, फिर अराविडु वंश थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन की बामनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बामनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला है, इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैली और सुदूर फारस की स्थापत्य कला शैली से प्राप्त किया है। और दूसरा है, बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफी बढ़कर महत्तम स्मारक थे। और तीसरा, बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू एवं इस्लाम दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबंधित होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली सल्तनत और फारस की शैलियों का स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। इस बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, सगुण भक्ति परंपरा विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या अनेक अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। और दूसरा, सगुण भक्ति परंपराओं में देवियों एवं देवताओं की अवधारणा मानवाकृत यानी मानवारूपी रूपों में की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सगुण भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य के रूप में गुण तथा आकार की कल्पना का साकार मानवीय रूप में विश्वास करना। सगुण काव्यधारा में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का गुणगान होता है। इसमें विष्णु के अवतार या राम एवं कृष्ण की महिमा का गुणगान हुआ है। तो इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और सगुण भक्ति परंपरा में देवी और देवताओं की अवधारणा मानवाकृत रूप में की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्मों की को पहचानिए। औलिया का संबंध जो है वो दिल्ली से ना कि मध्य प्रदेश से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करें और सही कूट से उत्तर चुनें। हकीक ए हिंद के लेखक जो है वो अब्दुल वादिल बिलग्रामी हैं। तो इस प्रकार जो ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। तहजीबुल अखलाक के लेखक जो हैं वो इब्न मिस्काविया हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। कुंजिल तिजार के लेखक जो हैं वो बैलाक अल कबायकी हैं। तो इस प्रकार जो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। जवामी उल हिकाक के लेखक जो हैं वो जहीरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफी हैं। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3-1-4-2 3-1-4-2। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में व्यक्ति और सूची 2 में संबंधित कार्य या पद। डी के कर्वे जो हो वीडो डी मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और जे.ई.डी. बेतुन जो वो कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और ईश्वरचंद विद्यासागर जो वो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की प्रधानाचार्य थे। तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और बी.एम. माला बीरा का संबंध जो वो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करना। तो इस प्रकार जो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2-1-4-3 2-1-4-3 2-1-4-3। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। दूसरा, प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। तीसरा, उनके पास कोची, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। और चौथा, मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम आगमन वास्को डी गामा के रूप में 1498 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपना प्रथम कारखाना जो है 503 ईस्वी में कोची में और 510 ईस्वी में गोवा में व 535 ईस्वी में दीव आदि स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में बम्बई को ब्रिटेन को दहेज के रूप में दे दिया। इसके पहले बंबई तथा पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 सही 1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से
30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। और दूसरा, मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। और तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापार को सीमा शुल्क से बचाने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने एक फरमान जारी किया जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का एक विशेषाधिकार प्रदान किया। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार पर चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और उसने कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकारियों अपने निजी व्यापार के लिए ना करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा और कथन 3 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियां या कन्वेंशन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सालबाई की संधि, दूसरा पुरंदर की संधि, तीसरा बड़ा गांव की संधि और चौथा है सूरत की संधि। सूरत की संधि जो है वो 1775 में हुआ था। 1775 में सूरत की संधि हुई थी। और पुरंदर की संधि जो है वो 1776 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में। और बड़ा गांव की संधि जो है वो 1779 में। 1779 में बड़ा गांव की संधि हुई थी। और सालबाई की संधि जो है वो 1782 में हुई थी। तो इस बार इसमें 4231 4231, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ऑप्शन बी है, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशिक शासकों का विरोध समझा जाता था। और ऑप्शन सी है, प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और ऑप्शन डी है, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य जो था वो, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जोनाथन डंकन जो है बनारस की अस्थायी बंदोबस्त पेश किया था। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त पेश किया था। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कार्नवालिस जो है बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और हार्ट मैकेंजी जो है वो माहलवाड़ी बंदोबस्त लाया था। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अवध इन रिजवोल्ट पुस्तक के लेखक जो है वो रुद्रांशु मुखर्जी है, ना कि राधा कमल मुखर्जी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। कथन ए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण में कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतराए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 1857 के विद्रोह के शुरू होते ही सैनिकों ने लाल किले की तरफ कूच किया तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, किंतु बहादुर शाह को अन्य रियासतों के शासकों का सहयोग नहीं मिला तथा स्वयं जनता ने भी उनका साथ नहीं देना चाहा, जिससे विद्रोह जो है वो असफल हो गया। तो इसका जो कथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। दूसरा है, यह महाराष्ट्र से संबंधित था। तीसरा है, इसका विश्वास जो एकेश्वरवाद था। और चौथा है, इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो वर्ष 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई तथा हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज का एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इसने बाल विवाह, प्रथा विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा आदि का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। लड़की एवं लड़के की आयु सीमा में वृद्धि हेतु मांग की। प्रार्थना समाज ने अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं की थी। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है वो रनाडे ने किया था। और प्रार्थना समाज का उद्देश्य जो था वो हिंदू समाज में सुधार करना था और यह महाराष्ट्र से संबंधित था और इसका विश्वास एकेश्वरवाद में था। तो इसका जो इसमें 1, 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची बने ब्रह्म समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज और नदवा उल उलमा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। और मानव धर्म सभा की स्थापना जो है वो 1844 ईस्वी को सूरत में हुई थी। सूरत में, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और नादवा उल उलमा की स्थापना जो है वो लखनऊ में की गई थी। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्व संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और कारण में कहा जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उभद्दट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। वह एक प्राच्य विद्वान था जो प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक तथा संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहन किया था। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस कारण इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। वर्ष 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। इंडिया लीग की स्थापना जो वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इसका ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो वो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय उदार संघ यानी इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो इस डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए.ओ. होम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक जो दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय परिसर में हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही नहीं है। तो इसमें
जो कथन एक है वो सही नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा, दो और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता और चौथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाग एक जो है वो संघ तथा उसका राज्य से संबंधित है, और भाग दो जो है वो नागरिकता से संबंधित है, और भाग तीन में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, और भाग चार में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है, और भाग चार का में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें एक तीन चार दो, एक तीन चार दो, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। और दूसरा कथन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उनको नियुक्त किया था इस्तीफा देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत का महान्यायवादी जो है वो सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने का अनुमति है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। केवल भारत के महान्यायवादी को, ना कि भारत का सॉलिसिटर जनरल को भी, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और भारत के संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल व पद से हटाने की मूल व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध सरकार के प्रकार को सूची दो मुख्य विशेषताएं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची वन में सरकार के प्रकार और सूची दो में मुख्य विशेषताएं। संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता जो हो सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो इस पर ए का फोर से सुमेलित हो जाएगा इसमें। और अध्याचात्मक सरकार की मुख्य विशेषता जो हो शक्ति पृथक्करण है, तो इस पर बी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। और संघ व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है शक्तियों का विभाजन है, तो सी का दो से सुमेलित हो जाएगा। और एकात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो शक्तियों का केंद्रीकरण है, तो डी का वन से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें चार तीन दो एक, चार तीन दो एक, इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कारण है आर है। कथन ए, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मक के सशक्त तत्व हैं, और कारण में कहा जा रहा है कि भारत एक सांसदीय लोकतंत्र है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। संघीय ढांचा के अलावा भारतीय संविधान के एकात्मक या गैर संघीय तत्व भी विद्यमान है। यह सशक्त केंद्र, एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका आदि भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य दोनों के लिए सरकार के सांसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियां दी गई हैं, एक में भारतीय संविधान के प्रावधान है तथा दूसरे में वे देश जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है। उन्हें सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के समक्ष समानता जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रकार एक आप दो से सुमेलित हो जाएगा। और विधि का समान संरक्षण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो पी का वन से सुमेलित हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है, तो सी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो डी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो एक तीन चार, दो एक तीन चार, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य भाग चार ए, ऑप्शन बी है राज्य भाग छह, ऑप्शन सी है भारत का महान्यायवादी भाग 13, और ऑप्शन डी है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन की विशेषता दी गई है, ना कि भारत के महान्यायवादी की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विषय भारत के संविधान का अनुच्छेद। ऑप्शन ए अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, ये सही है, सही सुमेलित है। ओके। ऑप्शन बी है पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पद के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। और ऑप्शन सी है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध, जो है वो अनुच्छेद 18 में कहा गया। जी बिल्कुल नहीं, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध जो है वो अनुच्छेद 15 में कहा गया, ना कि 18 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव की मनाही से है, इसका संबंध तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 जो है वो बंदियों के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित है, तो इस प्रकार जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का प्रावधान दिया गया है, तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है प्रावधान। अनुच्छेद 215 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड का अधिकार होगा, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा, ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 222 में यहाँ प्रावधान किया गया है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 226 में यह प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, आधार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने का अधिकार है, यानी रिट निकालने का अधिकार है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति है, तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। तो इसमें 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 में प्रावधान। अनुच्छेद 16(2) में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और अनुच्छेद 29(2) में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य सहायता वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं, तो इस प्रकार इसमें बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 30(1) में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है, तो इस प्रकार इसी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 31(1) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस लाभों का हकदार हो जाता है? पहला है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन कर सकता है। और दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और तीसरा है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किसी संस्था की स्थापना या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और यह संप्रदाय जो प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर सकता है, तो इसमें 1 और 3 द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? पहला है, यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दूसरा है, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित सांसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बनने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। और तीसरा है, यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और चौथा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रपति जो है वो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य यानी राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो भी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य के पास मत देने का अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार जो कथन चार है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और चार इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रपति और सूची 2 में अवधि। फरुखुद्दीन आदिल अहमद का कार्यकाल जो है वो 1974 से 77 तक था। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल जो था वो 1977 से 1982 तक था। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो था वो 1967 से 69 तक था। 1967 से 69 तक था। तो इस बार सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और वीवी गिरी का कार्यकाल जो था वो 1969 से 1974 तक था। तो डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्वाहकता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी महान्यायवादी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्ता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व वह निर्वाचन आयोग द्वारा राय लेता है या सलाह लेता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कथन ए, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और कारण में कहा जा रहा है कि सरकार के सांसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और सरकार के सांसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। तो इसका जो कथन कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? पहला, शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध। दूसरा, मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य का निष्पादन। और तीसरा, ना तो सांसद और ना किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना होना। और ऑप्शन डी है महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है अनुच्छेद 61। जबकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसादा प्रयत्न अपना पद पर बना रहता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में कथन जो सी है वो गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया। और दूसरा, राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित करे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में एक सांसदीय विधान परिषद के स्थान पर 2 सदन वाले विधान मंडल की स्थापना की गई है। दोनों सदनों के नाम केंद्र विधानसभा तथा राज्य परिषद हैं। अब केंद्रीय विधायिका के 3 अंग हैं, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसी के मूल में राज्यसभा को खोजा जा सकता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। संविधान का अनुच्छेद 249 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्र हित में आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय के बावजूद संघ अस्थायी विधान बना सकती है। इस विषय में संविधान ने राज्यसभा को विशेष भूमिका प्रदान की है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों के राज्य की जनसंख्या की और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। और दूसरा, भारत के संविधान के 84वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता जो है वो राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन ने 82वें संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगाई रोक को हटा दिया। संविधान संशोधन के बाद 2009 में लोकसभा चुनाव नए परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सांसदीय समितियां और सूची 2 कार्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है प्रवर समिति का कार्य जो हो बिल की खंडस समीक्षा करती है और परिवर्तन का सुझाव देती है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और लोक लेखा समिति का कार्य जो हो सरकारी पैसा साविवेक ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करती है। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कार्य सलाहकार समिति का कार्य जो है वो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रकलन समिति का कार्य जो हो बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। तो इस प्रकार डी का 5 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 5 4 3 1 5, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्त का पद पात्र नहीं है। दूसरा है, एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न अर्हता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, न कि 30 वर्ष की। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और दूसरा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास या दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है वह किसी राज्य के 6 माह हेतु मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु 6 माह के उपरांत उसे राज्य के विधानमंडल की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है, तो वह जेल से छूटने के 6 वर्ष बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा, न कि अस्थायी तौर पर। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही हो, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।